दैट हम ये बात कर रहे हैं कि सैंपल से नंबर्स को कैलकुलेट करें और पॉपुलेशन के नंबर्स को इन्फर करें, फार्मूला यूज़ करें सैंपल के नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, और पॉपुलेशन के नंबर्स के लिए हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करें, सैंपल स्टैटिस्टिक से पॉपुलेशन पैरामीटर को इन्फर करें। तो सैंपल को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, सैंपल को सिलेक्ट कैसे करना है? पूरी पॉपुलेशन को तो सिलेक्ट नहीं कर सकते ना। तो सैंपल सिलेक्शन के लिए बात करते हैं जी, सैंपल सिलेक्शन। पहले इस पे बात करते हैं, फिर दोबारा से नंबर्स की तरफ जाते हैं। जब हम सैंपल सिलेक्शन की बात करते हैं ना, तो हमारे पास मल्टीपल सैम्पलिंग अप्रोचेज आती हैं। जी क्या होती हैं जी सैम्पलिंग अप्रोचेज? जी दो ब्रॉडर टाइप्स हैं। ठीक है, दो ब्रॉडर टाइप्स हैं। वन इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सेकंड इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसको ना बहुत क्विकली हमने पढ़ना है और आपने इंटरनेट से खुद इसको डिटेल में पढ़ना है। मैंने आपको ना थिन लाइंस होती हैं ना, जो बहुत थिन लाइंस होती हैं जिनकी वजह से कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता, सिर्फ वो आपको बतानी है। ठीक है जी, बाकी आप लोगों ने खुद से डिटेल में बात करनी है, ब्रीफ तीन तीन चार चार लाइंस की। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होती है कि एवरी individual of population has equal chance of selection in sample। अगर पॉपुलेशन के हर एक मेंबर का सैंपल में सिलेक्शन का बराबर चांस है तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। इस वक्त अगर शिफा में 10 क्लासेस हो रही हैं और आपने 100 स्टूडेंट्स लेने हैं और आप हर क्लास में जाते हैं और 10 स्टूडेंट्स को पिक करते हैं, इसका मतलब है कि हर क्लास में से स्टूडेंट की सिलेक्शन का चांस इक्वल है। ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाएगी। अगर आप कोई 2 या 3 क्लासेस में जाकर अपना सैंपल कंप्लीट कर लेते हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक है जी, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर पॉपुलेशन के तमाम मेंबर्स के सिलेक्शन का इक्वल चांस हो सैंपल में, प्रोबेबिलिटी अगर अनइक्वल हो तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी। कुछ टाइप्स प्रोबेबिलिटी की हैं और कुछ नॉन प्रोबेबिलिटी की हैं। प्रोबेबिलिटी की पहली टाइप है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके हम लिख लेते हैं जी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है ना, इसको SRS भी कहते हैं। दिस इज ट्रू रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड है जी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट मेक स्ट्रेटा, स्ट्रेटा ग्रुप को कहते हैं। जो स्ट्रेटा होता है ना, स्ट्रेटा वो ग्रुप को कहा जाता है। एक फॉर एग्जांपल आप एक मेल का ग्रुप बना दें, एक फीमेल का ग्रुप बना दें, तो ये दो स्ट्रेटा होंगे। आप एक पीएचडी का स्ट्रेटा बना दें, एक एमफिल का स्ट्रेटा बना दें, एक अंडरग्रेड का स्ट्रेटा बना दें। पहले आपने स्ट्रेटा बनाने हैं, और जो स्ट्रेटा होता है ना, स्ट्रेटा, इसमें एक लफ्ज याद रखना है, दैट इज होमोजीनस ग्रुप होता है। ये होमोजीनस सब ग्रुप होता है ये पॉपुलेशन का। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में ये क्या है। फर्स्ट में एक स्ट्रेटा, और जो स्ट्रेटा होगा वो होमोजीनियस सब ग्रुप होगा।
देन डू SRS। तब आप उसके बाद स्टेटा बना लिए, एक मेल का एक फीमेल का, दोनों से आप सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कर लें तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। थर्ड है आपके पास, बल्कि इससे भी पहले उसे लिखेंगे सिस्टमैटिक। रैंडम सबके साथ ही लगेगा क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग है ना, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, तो इसमें रैंडम सबके साथ आएगा। स्टार्ट एट n एंड, बल्कि इसको आप m एंड select every nth individual। फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में एंटर हुए, 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए एक सीक्वेंस के साथ। आपने कहा कि पहले 6 स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, 7th को पिक कर लेते हैं। तो आपने एक m से स्टार्ट किया, उसके बाद हर n, यानी आपने कहा जी हमारा जो साइज होगा ना वो 5 का होगा, n जो है वो 5 होगा, तो आपने हर 5वां स्टूडेंट सेलेक्ट करते चले गए अनटिल के आपके सारे के सारे 100 कंप्लीट हो गए। तो अगर आपने 6 स्टूडेंट्स को छोड़ा है तो आप पहले 11th को पिक करेंगे, फिर 16th को पिक करेंगे, फिर 21st स्टूडेंट को पिक करेंगे। तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहलाती है। स्ट्रेटिफाइड के बाद आती है जी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। फर्स्ट मेक क्लस्टर। अच्छा, अब क्लस्टर भी ग्रुप ही होता है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटा एंड क्लस्टर। क्लस्टर जो होता है ना, स्ट्रेटा जो होता है वो होमोजेनस सब ग्रुप होता है, और जो क्लस्टर होता है ना, हेट्रोजीनियस सब ग्रुप होता है। ये हेट्रोजेनस सब ग्रुप होता है। देन सिलेक्ट, यहाँ पर क्या था, आपने स्ट्रेटिफाइड में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करना थी ना। सिलेक्ट वन होल क्लस्टर एज सैंपल, तो एक पूरे के पूरे क्लस्टर को ही आपने सेलेक्ट कर लेना है, बाकी क्लस्टर्स को इग्नोर कर देना है टोटली। ये क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है। रिपीट करता हूँ मैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये है कि ये ट्रू रैंडम सैम्पलिंग है कि 10 क्लासेस हैं, आपने हर एक क्लास में जाके 10 स्टूडेंट्स पिक करना है और रैंडमली करना है, कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये है कि आप क्लास में गए, आपने 3rd स्टूडेंट को पिक किया, उसके बाद हर 6th स्टूडेंट को पिक करते चले गए। दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर सैम्पलिंग ये होती है कि इन दोनों में आप पहले स्ट्रेटा या क्लस्टर बनाते हैं। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में जो क्लस्टर बनता है ना, स्ट्रेटा, हर स्ट्रेटा में से कुछ लोगों को पिक करते हैं, हर स्ट्रेटा में से कुछ लोगों को पिक करते हैं। देन डू SRS फ्रॉम ईच एंड एवरी स्ट्रेटा। लेकिन क्लस्टर में जो आपने क्लस्टर बनाया है ना, सिलेक्ट वन होल क्लस्टर आर सैंपल एंड इग्नोर ऑल अदर क्लस्टर्स। इसके लिए आपसे मैं शेयर करता हूँ, ये पिक्चर है। तो ये आपके पास ना आ रही है जी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। कैसे हो रही है देखिएगा, आपके पास 10 लोगों की पॉपुलेशन है, रैंडमली जैसे आप वो डाई रोल करते हैं ना, 5 का सैंपल पिक करना है, कभी कोई पिक कर लेते हैं, कभी कोई पिक कर लेते हैं। दिस इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। नेक्स्ट है आपके पास सिस्टमैटिक, कि पहले आपने M से स्टार्ट किया, 2nd स्टूडेंट को पिक किया, उसके बाद हर तीसरा स्टूडेंट पिक करते चले गए। दिस इज
सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, आपने एक स्टूडेंट पिक किया रैंडमली, उसके बाद एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ, उसी इंटरवल के साथ आगे कंटिन्यू करते गए। सेकंड पिक किया, फिर हर 3 के लैग के साथ 5वां, फिर 8वां, फिर 11वां इंडिविजुअल पिक करते चले गए। देन है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड में ना आपने पहले टोटल पॉपुलेशन के स्ट्रेटा बनाने हैं। आपने रिच पुअर का बना लिया, आपने जो है ना वो मेल फीमेल का बना लिया, आपने मैरिड अनमैरिड का बना लिया। जब वो स्ट्रेटा बन गए हैं ना, अब वो स्ट्रेटा आपस में होमोजीनियस हैं, उनके अंदर जो लोग हैं ना वो एक जैसे हैं। पुअर और रिच, रिच का अलग मीनिंग है, लेकिन उनके अंदर जो लोग हैं ना, मेल फीमेल दोनों के अंदर हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों के अंदर हैं, तो दोनों एक जैसे ग्रुप्स हैं। तो अब आपने हर ग्रुप में से कुछ सिलेक्शन करनी है। तो एक बड़ा स्ट्रेटा बना, एक छोटा स्ट्रेटा बना, और कुछ आपने पहले स्ट्रेटा में से लोग पिक कर लिए, कुछ आपने दूसरे स्ट्रेटा में से लोग पिक कर लिए। दिस इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। जो आपका होता है ना जी लास्ट, क्लस्टर सैम्पलिंग। आप ना सैम्पलिंग में ग्रुप, स्ट्रेटा, ग्रुप, ग्रुप को कहते हैं। स्ट्रेटा भी ग्रुप होता है और क्लस्टर भी ग्रुप होता है। स्ट्रेटा जो है वो होमोजेनस ग्रुप्स होते हैं, और जो क्लस्टर हैं ये हेट्रोजेनस ग्रुप। जी, जी पहले ग्रुपिंग करेंगे और फिर हर ग्रुप में से रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। यही लिखा था ना हमने स्ट्रेटिफाइड रैंडम में, पहले मेक स्ट्रेटा जो कि होमोजेनस ग्रुप होगा, और फिर आप ऐसा करते चले जाएंगे हर स्ट्रेटा में से, किसी भी स्ट्रेटा को मिस नहीं करना। जब क्लस्टर की बात करेंगे जी, क्लस्टर में आपने पॉपुलेशन के यहाँ पर 14 क्लस्टर बना लिए। अब आपने ना किसी एक क्लस्टर को पूरे को पिक कर लेना है, ठीक है, और कुछ को छोड़ देना है। दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपके पास ना स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और क्लस्टर सैम्पलिंग है। पहली पिक्चर में 6 स्ट्रेटास हैं और दूसरी पिक्चर में 6 क्लस्टर्स हैं। अब जब हमने बात की थी ना कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, अब स्ट्रेटिफाइड में आप देखेंगे ना विद इन जो है ना सारे ब्लैक्स हैं, सारे मेल हो सकते हैं, सारे फीमेल हो सकते हैं। तो एक ग्रुप के अंदर जो मेंबर्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स होमोजीनियस है, एक जैसी हैं। 6 स्ट्रेटा हैं और हर ग्रुप में विद इन होमोजीनियस ग्रुप है, लेकिन बिटवीन डिफरेंस है उनके अंदर। तो आपने हर ग्रुप में से कोई ना कोई मेंबर को सिलेक्ट करना है। लेकिन क्लस्टर के अंदर डिफरेंट कलर्स हर एक बॉक्स में मौजूद है, डिफरेंट कलर्स हर एक बॉक्स में मौजूद हैं। तो आपने किसी एक या किसी दो बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लेना है, बाकी क्लस्टर्स को इग्नोर कर देना है। जी बात समझ आ गई है चारों की? और ये सारी बातें जो थी ना, मेन जो पॉइंट्स हैं, बाकी लंबी स्टोरीज आप पढ़ते रहें वो समझ भी नहीं आती वो क्लैरिटी से। ये जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने लिख दी हैं। तो नेक्स्ट है जी आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। वो सैम्पलिंग है जिसमें किसी भी मेंबर चांस इक्वल नहीं होता सिलेक्शन का। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है ना सैम्पलिंग है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सैम्पलिंग जो है ना प्रोबेबिलिटी से भी ज़्यादा पावरफुल है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कोटा सैम्पलिंग है, जजमेंटल सैम्पलिंग है, और स्नोबॉल सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या है?
हाँ, सबसे आसान जवाब है, जो आपका दिल करता है वो कर लें, दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। ठीक है, अब इसकी जो रिप्रेजेंटेशन मैं दिखाऊं ना उसी डायग्राम में, तो ये बनी हुई है, ये देखें, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग है कि आप सेंटर में मौजूद हैं, जो आपको आसान लगते थे लोग उनसे आपने सैंपल ले लिया। नेक्स्ट है आपके पास कोटा। यहाँ पर आपने पहले स्ट्रेटा बनाए हैं, और स्ट्रेटा में से ना कोई स्पेसिफिक कोटा लगा दिया है, और वो रैंडम नहीं है, तो ये अल्टरनेट है आपके पास स्ट्रेटिफाइड का, तो विच इज इजी फॉर यू। नॉन प्रोबेबिलिटी अल्टरनेटिव ऑफ स्ट्रेटिफाइड। तो ये जो है ना, आपकी एसआरएस आपने की थी, पहले स्ट्रेटा बनाए और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हर स्ट्रेटा में से। यहाँ पर ना आप पहले जो है ना स्ट्रेटा बनाएंगे, फर्स्ट मेक स्ट्रेटा, देन डू। एसआरएस नहीं करनी तो आप चाहे कन्वीनियंस कर लें, चाहे आप जजमेंटल कर लें, चाहे आप स्नोबॉल कर लें, कोई भी नॉन प्रोबेबिलिटी कर लें। ठीक हो गया, तो ये कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। जजमेंटल, जजमेंटल ये होता है कि विच सूट्स योर ऑब्जेक्टिव, वो जजमेंटल कहलाती है। स्नोबॉल, स्नोबॉल सैम्पलिंग ये है कि इसको हम कैसे कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो है ना, कुछ लोग हैं आजकल, जो है ना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें स्टैमरिंग का इशू होता है, स्टटरिंग या स्टैमरिंग का प्रॉब्लम होता है, यानी बोलते हुए वो फ्लुएंटली बोल नहीं सकते। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट्स का सैंपल है, ठीक है, कि ऑन्कोलॉजी का ट्रीटमेंट जो लोग ले रहे हैं उनका सैंपल है, तो कोई डिजीज़ है, आप देखना चाहते हैं कि कोविड का सैंपल लेना है आपने, कोविड इन्फेक्शन का, तो नॉर्मली ऐसे लोग जो होते हैं ना, समटाइम ऐसे होता है, या कुछ ऐसे लोग जिनको पहले ईयर के अंदर प्रोबेशन से टर्मिनेट कर दिया गया, जो है ना जॉब से निकाल दिया गया, प्रोबेशन टर्मिनेट नहीं किया गया और उन्हें रेगुलर नहीं किया गया, उन्हें जॉब से फायर कर दिया गया। तो अगर आपने ऐसे लोगों का सैंपल लेना है ना, तो बेस्ट मेथड ये है कि आप एक बंदा ढूंढें, उससे पूछें किसी और का, इस जैसे किसी और बंदे का बता दो, फिर उससे पूछें इस जैसा कोई और बंदा बता दो, तो आप एक से दूसरा, दूसरे से पूछकर तीसरा, एंड सो ऑन, जिग जैग मूव करते हुए अपनी सैम्पलिंग करें, तो वो क्या कहलाती है, स्नो बॉल सैम्पलिंग। देखिए, हाँ, नॉर्मली नॉर्मली ये होता है ना कि गॉड फॉरबिड कि अगर किसी को डिजीज होती है ना किसी स्पेसिफिक किस्म की, तो वो वेल अवेयर होता है कि सोसाइटी में या उस लोकेलिटी में किस पर्सन को यही वाली डिजीज जो है ना वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो इसलिए उससे अच्छा वेल अवेयर कोई नहीं होता। अगर आपने ब्लड डोनर्स का सैंपल लेना है, तो इसी तरह ना आप देखें कि समटाइम अगर आप किसी का ओ नेगेटिव ब्लड है ना, तो उसको पता होता है कि हमारे ऑफिस में और ओ नेगेटिव और किसका है, तो एक पर्सन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, लेकिन उसी क्राइटेरिया के ऊपर जो मैच करता हो। ठीक है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है कि नेक्स्ट इंडिविजुअल
नहीं नहीं, वो देखें, आपकी कन्वीनियंस में भी आ सकता है, जजमेंटल में भी आ सकता है। अगर तो आपने उसे नूरी के करीब थे, या आप जो है ना वो शिफा इसके जो है ना शौकत खानम के करीब थे, तो वो तो कन्वीनियंस आ जाएगा। फिर अगर आपने स्टडी ऐसी करनी है कि कैंसर पेशेंट्स होने चाहिए, तो जजमेंटल क्या है कि आप कैंसर पेशेंट्स को ही सिलेक्ट करें। स्नोबॉल क्या है कि आप एक कैंसर पेशेंट से पूछें नेक्स्ट कैंसर पेशेंट कौन सा है। दिस इज स्नोबॉल। बिल्कुल कह सकते हैं। नेक्स्ट इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड, लिख ही हम ये रहे हैं कि नेक्स्ट इंडिविजुअल इज सिलेक्टेड फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट भी नहीं, फॉर्मर लिख देते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सैम्पलिंग टाइप्स हो गई आपके पास। 4 आपके पास प्रोबेबिलिटी हैं, 4 आपके पास नॉन प्रोबेबिलिटी हैं, जो हमने डिस्कस की हैं। सम टाइम इनके कुछ वेरिएंट्स आपको कुछ बुक्स में या कुछ वेबसाइट्स पे ना नजर आएंगे। क्लियर है जी चारों, फॉर ईच, फ्रॉम ईच टाइप। चलें जी, जल्दी से क्लोज करते हैं जी इसे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी डिफरेंस बिटवीन, बल्कि इससे भी पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिंपल रिग्रेशन एंड मल्टीपल रिग्रेशन। क्या होता है जी? राइट। IV is equal to 1 and IVs are greater than 1। वो 2 हो सकते हैं और 2 से भी ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, ये जो हम रिग्रेशन का बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, इस रिग्रेशन का जो मतलब है ना, वो OLS रिग्रेशन है। इसका मतलब लीनियर रिग्रेशन है। तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन भी OLS रिग्रेशन है, और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी OLS रिग्रेशन है। और OLS का जो मतलब है ना, OLS ये स्टैंड करता है ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर। इसके बाद ना मैंने कुछ चीज़ें आपको बतानी है, उसके लिए मैं सिंपल रिग्रेशन का इस्तेमाल करूँगा, ताकि चीज़ें जो है ना वो इजी रहें। सिंपल रिग्रेशन को हम यूज़ करेंगे। किस तरह से बात करते हैं जी, हम अपनी SPSS फाइल में जाते हैं, दोबारा से रिग्रेशन एस्टीमेट करते हैं, तीनों वेरिएबल्स को आउट कर देते हैं और दोबारा से एस्टीमेशन करते हैं। तो हमारे पास ये सिंपल रिग्रेशन एस्टीमेट हुई। तो इन दिस रिग्रेशन हमारा आर स्क्वायर क्या है जी? 25%। पहले कितना था? 55% था गालिबन। तो जब एक वेरिएबल IV है तो इसका मतलब है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कम होगी। जब वेरिएबल्स की तादाद बढ़ेगी तो आपकी एक्सप्लेन्ड वेरिएशन ज़्यादा हो जाएगी। मॉडल अभी भी सिग्निफिकेंट है, और यहाँ पर बीटा है, दैट इज़ 3.083। चलें जी, अब ऐसा करते हैं जी कि हम इस डेटा में से कुछ नंबर्स को पिक कर लेते हैं वेट और हाइट के। अज्यूम करते हैं जी हम 20 नंबर्स को पिक करते हैं जी। एक्सेल में आते हैं,
this is weight and this is height. चलें, आपकी आसानी के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ना, मैं एक दफ़ा दोबारा से एस्टिमेट कर देता हूँ पूरे डेटा के साथ। तो यहाँ डेटा में जाते हैं ना, तो यहाँ पर डेटा एनालिसिस में रिग्रेशन की ऑप्शन होती है। आपको एक्सेल शो नहीं हो रहा? आपको स्क्रीन शेयर नहीं हो रही या एक्सेल शेयर नहीं हो रहा? ओके, अभी आपको एक्सेल शीट में कॉलम बी और सी का डेटा शो हो रहा है? ओके, चलें जी। वाई में, वाई आपको पता है किसको कहते हैं, डिपेंडेंट को या इंडिपेंडेंट को? वाई, दोबारा सोचिएगा, वाई वेरिएबल, चले ठीक हो गया जी। तो बी को हमने, बी कॉलम हमने वाई में पुट कर दिया, एक्स कॉलम हमने पुट कर दिया जी, सी कॉलम एक्स में पुट कर दिया, और लेबल्स हमने ओके कर दिए हैं, और आउटपुट रेंज हमने दे दी है ये वाली। सिंपली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो वही रिज़ल्ट आएंगे जो आपके पास, जी क्या रिज़ल्ट सेम आ रहे हैं? आर स्क्वायर कितना आ रहा है जी? 0.25%, वहाँ भी 25% है। बीटा इंटरसेप्ट 82 और 3 आ रहा है, 82 और 3 आ रहा है, एफ वैल्यू 8460 आ रही है, वही 3 टेबल बन गए हैं। तो हमें ना इसमें से सिर्फ ये रिक्वायर्ड है, तो इसलिए बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसी तरह स्टैंडर्ड एरर टी स्टैट, तो ये डिलीट हो गए, सिर्फ ये 2 नंबर्स रह गए हैं, और मुझे ना सिर्फ 20 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं, बाकी को मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि डेटा में ना प्रॉब्लम देखते हुए हमें ना आए। चलिए, ये जो हमारे पास W है ना, इसको क्या कहते हैं जी? दिस इज एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज ऑब्जर्व डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसी बात की थी ना हमने, दिस इज एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड डेटा। और इसकी इक्वेशन क्या बन सकती है जी? y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू हाइट, या आप इसको लिख सकते हैं जी y will be equal to minus 82.5 plus 3.08 into height, सॉरी इसको वेट कर देते हैं जी। इक्वेशन लिखने की समझ आ गई है? तो यहाँ से ना हम फिटेड और एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं वेट की, इसको हम वेट हैट कह देते हैं, वेट हैट। वेट हैट कैसे कैलकुलेट होगा? दिस नंबर फ्रीज कर देंगे प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय, ये वही इक्वेशन आ गई। यानी इसमें क्या हो रहा है, 65 मल्टीप्लाई बाय बीटा प्लस इंटरसेप्ट, तो ये क्या होगा जी? -82 प्लस इंटू
65 multiplied by 3.08. तो this is estimated weight, this is fitted weight. ये जो येलो है ये एक्चुअल और ऑब्जर्व्ड वेट है, और ये जो ऑरेंज है ये फिटेड और एस्टिमेटेड वेट है। एक्चुअल नंबर क्या था? 112। प्रेडिक्टेड नंबर क्या है और एस्टिमेटेड नंबर क्या है वेट का? 120। क्या मॉडल ने कम प्रेडिक्ट किया या ज्यादा प्रेडिक्ट किया? ज्यादा प्रेडिक्ट किया, उसको उसको कम प्रेडिक्ट करना चाहिए था जी। ठीक है जी, तो इसका मतलब बाकी एरर है। एरर किसके इक्वल है? W माइनस W हैट के। W हैट मीन एस्टिमेटेड हैट, एस्टिमेटेड W। तो एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड को करेंगे तो ये आपका कितने पाउंड का एरर है? 7 पाउंड का। तो इसको ड्रैग कर दें तो ये पूरी सीरीज आ गई आपके पास। होना 122 चाहिए, ज्यादा कर दिया। 140 होना चाहिए, कम किया। तो कहीं पर कम कहीं पर ज्यादा, तो ये जो सारा कॉलम क्रिएट होगा ये कॉलम क्या कहलाता है? एरर। ठीक हो गया? एरर, इसको एरर भी कहते हैं, इसको रेजिडुअल भी कहते हैं। इसके बहुत सारे मुश्किल मुश्किल नाम हैं, वो सारे मैं लिख देता हूँ, बल्कि वर्ड फाइल में लिखता हूँ जी। एरर एप्सिलॉन ये आपने फर्स्ट पेज पे लिखना है, म्यू, और इसको डिस्टर्बेंस टर्म भी कहते हैं, एरर टर्म भी कहते हैं, इसको ग्रीक सिंबल्स होते हैं इससे भी लिखा जाता है, ये जो म्यू का सिंबल होता है, और इसको एरर से भी लिखा जाता है, ये एरर है, इससे भी लिखा जाता है। इस सब का मतलब एक ही है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी दैट रेजिडुअल, बल्कि लिखता हूँ जी अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन याद कर सकते हैं क्या था? अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन 1 माइनस आर स्क्वेयर थी। अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन is calculated from this error term which our model is unable to explain। तो मुझे बताएं कि अगर ये एरर बड़े होंगे तो आर स्क्वायर बड़ा होगा छोटा होगा? जी, जितना जितना एरर का साइज बढ़ता चला जाएगा आर स्क्वायर कम होते चले जाएंगे और 1 माइनस आर स्क्वायर बड़ा होता चला जाएगा। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कम होती चली जाएगी, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जो अनोवा का टेबल होता है ना, हम उसकी स्टैटिस्टिक्स में नहीं जाते, ये लिखता गया है रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर और रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर और टोटल सम ऑफ स्क्वायर, यानी ये टोटल वेरिएशन है, ये वो वेरिएशन जो रिग्रेशन ने एक्सप्लेन कर दी, ये वो वेरिएशन जो कि रिमेनिंग रह गई।
इसी की बेस पर आर स्क्वायर कैलकुलेट होता है। किसी एक्स्ट्रा क्लास में हम इसकी न्यूमेरिकल फॉर्मूला वाली वर्किंग भी कर लेंगे, आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा व्हाट इज स्कैटर प्लॉट, क्या होता है। चले, अब यही जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किए ना, इन्हीं को यूज करते हैं। स्कैटर प्लॉट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंट, एरर भी इस पे नजर आता है, इस पे रिग्रेशन भी नजर आता है। इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशंस। स्कैटर प्लॉट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स एंड वाई कॉम्बिनेशंस। इतना काफी है। एक्सेल में आते हैं, ये जो 20 वैल्यूज है ना, इनका हम एक स्कैटर बनाते हैं। इंसर्ट में आते हैं, चार्ट में आते हैं, और ये स्कैटर प्लॉट। इसका क्या मतलब है कि नीचे वाले एक्स एक्सिस पर हमारा जो है ना वो हाइट है, बल्कि नहीं, ये अपोजिट आया है। इसको तो अभी हमारे पास एक्स पर हाइट आ गई और वाई पर क्या आ गया, वेट आ गया। ठीक है जी। तो ये हमें क्या बताता है, ये जो पहला डॉट है, पहला डॉट ये बता रहा है कि यहाँ पर 65 और 66 के दरमियान वेट है, और तकरीबन 115 के करीब जो है उसकी, सॉरी 60.5 से अबव थोड़ी सी उसकी जो है ना हाइट है, और वेट उसका तकरीबन 117 होगा शायद, या 110 के करीब होगा। तो हर एक जो स्कैटर है ना, स्कैटर प्लॉट का हर एक डॉट एक्स और वाई के कम्बिनेशन को प्लॉट करता है, हर पेयर को प्लॉट करता है। यानी ये पेयर कहाँ पर प्लॉट हुआ है, इनमें से कहीं एक। 71 एक्स की वैल्यू, 136 वाई की वैल्यू, तो एक नंबर प्लॉट कर दिया। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब ये करता हूं मैं कि अब हमने ना रिग्रेशन लाइन बनानी है। अच्छा, अब हम एक और कर लेते हैं। अब हम जो है ना, किस चीज का प्लॉट है, स्कैटर ऑफ एक्चुअल एक्स एंड वाई। ठीक है जी, एक्चुअल हाइट एंड वेट। अब हम एक और बनाते हैं जी, स्कैटर ऑफ एक्चुअल हाइट एंड एस्टिमेटेड वेट। ठीक है जी। तो ये हाइट है और ये वेट है। इंसर्ट स्कैटर, ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है जी, ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये लीनियर बन रहा है। ये लीनियर रिग्रेशन है, ये वही है ना जो हमने मॉडल से कैलकुलेट किया था, ये सामने मौजूद है। ये फिटेड का और एक्चुअल हाइट का ग्राफ है, ये वाला एक्चुअल हाइट और फिटेड डब्ल्यू, एस्टिमेटेड डब्ल्यू, और पहले वाला एक्चुअल हाइट और वेट का ग्राफ है। क्या, अच्छा, यहाँ पर एक ऑप्शन होती है कि आप इस लाइन को ना इसी ग्राफ पे ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ऐड ट्रेंड लाइन, तो ये एक लाइन आ गई। अच्छा, अब मैं कुछ पेंट में लेके जाके इसके साथ काम करते हैं जी। स्नाइपिंग टूल लेते हैं, और वाइट बोर्ड क्योंकि है नहीं, तो स्नाइपिंग टूल इस्तेमाल करते हैं।
जी, नज़र आ रहा है आपको ये ग्राफ? अच्छा जी, ये आपका ये आपकी ना ये जो डॉटेड लाइन है ये एस्टिमेटेड लाइन है। ये वो है जो एक्स और वाई के कम्बिनेशंस हैं जो कि रिग्रेशन से एस्टिमेट हुए हैं, और ये वो कम्बिनेशन है जो कि एक्चुअल है। तो इस पॉइंट को लेते हैं, इस पॉइंट के ऊपर एक्चुअल एक्स और वाई तो यहाँ पर है, लेकिन जो रिग्रेशन ने एस्टिमेट किया वो यहाँ पर है। तो रिग्रेशन ने यहाँ पर कम एस्टिमेट किया, ज़्यादा एस्टिमेट किया? ज़्यादा एस्टिमेट किया। ये एक्चुअल कम्बिनेशन है, रिग्रेशन ने ये एस्टिमेट किया, कम एस्टिमेट किया, ज़्यादा एस्टिमेट किया रिग्रेशन ने? रिग्रेशन ने कम एस्टिमेट किया। तो एक और मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। अज्यूम करते हैं जी कि ये एक लाइन है जो कि रिग्रेशन ने ड्रॉ की है। ज़रा मुश्किल फैसला हो जाएगा आपके लिए, इसको आसान करते हैं जी। ये एक लाइन है जो रिग्रेशन ने ड्रॉ की है। मुझे ये बताइएगा कि ब्लू डॉटेड लाइन का डिस्टेंस बॉल से ज़्यादा है या ब्लैक लाइन का डिस्टेंस बॉल से ज़्यादा है? ब्लैक लाइन का डिस्टेंस बॉल से ज़्यादा है, ब्लू कलर डॉटेड लाइन का डिस्टेंस कम है। इसका मतलब है कि ज़्यादा डेटा की अच्छी रिप्रेजेंटेटिव लाइन कौन सी है, ब्लैक और ब्लू? ब्लू। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो एस्टिमेटेड लाइन होती है ना, एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन होती है, इसका डिस्टेंस कम होना चाहिए एक्चुअल डेटा पॉइंट से। ठीक हो गया? इसका डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि इसका एक और मतलब ये है कि ये जो जितने अभी एरिया है ना, ये एरर को इंडिकेट करता है। कहीं पर एरर कम है, कहीं पर एरर ज़्यादा है, और कहीं पर एग्जैक्टली ठीक फोरकास्ट हो रही है। ये भी बहुत अच्छी फोरकास्ट है। तो आपके पास ये एक्चुअल वेट था, ये एक्चुअल हाइट थी, उससे आपने रिग्रेशन एस्टिमेट किया, एस्टिमेटेड हाइट वेट कैलकुलेट किया। अब इन दोनों के दरमियान दो कॉम्बिनेशन बने, एक स्कैटर का और एक लीनियर रिग्रेशन का। हम ये बात करते हैं दैट एक मैं लफ्ज़ लिख रहा हूँ जी, एस्टिमेटर। एस्टिमेटर ना फार्मूला को कहते हैं, फार्मूला का सिनोनिम है। OLS regression estimates the coefficients using such an estimator, such an estimator which minimizes the distance of fitted line from actual data points. So it is called ordinary least square। तो इसे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्यों कहते हैं इस रिग्रेशन को? क्योंकि अगर आप देखें, इसने भी तो किसी फार्मूला से कैलकुलेट किया ना अल्फा और बीटा को। अगर आप किसी और फार्मूला से अल्फा और बीटा कैलकुलेट करते और एक नई लाइन कैलकुलेट करते, तो लाजमी बात है कि OLS की लाइन का एक्चुअल डेटा पॉइंट से डिस्टेंस कम होगा और किसी और एस्टिमेटर या फार्मूला की लाइन का डिस्टेंस एक्चुअल डेटा पॉइंट से ज़्यादा होगा। जी, मुश्किल बात तो नहीं है? सबके लिए चले, ठीक हो गया। तो
अगर हम इसके अलावा कोई फार्मूला यूज करेंगे ना तो वो ज्यादा डिस्टेंस देगा। देयरफॉर इट मिनिमाइजेस, ऊपर वाली लाइन से गुजारा करें जी। ये बात हो गई। यहाँ तो कोई बात पूछने वाली? चलें जी, अभी हमने जो है ना वो 3 चीजें और करनी है जी। चलें, हाँ, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एक्टिविटी दी थी घर के लिए। आपने डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आइडेंटिफाई करना था। आपने वेरिएंस और कोवेरिएंस का डिफरेंस आइडेंटिफाई करना था, कोरिलेशन एंड कोवेरिएंस। जी बताइएगा कोई एक, ये 4 टर्म्स है ना तो एक एक बता दें। चलें, ग्रेट, वंडरफुल। ओके, ओके, ठीक हो गया। ओके जी, और कोई स्टूडेंट जी? वेरिएंस रह गया और कोरिलेशन रह गया। हम्म, ओके, ठीक है, ओके, ओके, ठीक हो गया जी। कोरिलेशन और कोवेरिएंस में क्या फ़र्क है? ठीक है, ओके, गुड है। चलें, अब आपने जो है ना, मैं वन बाय वन पूछता हूँ। कौन बताएंगे? सुहेल बताएंगे। सुहेल, आप ऑनलाइन हैं? चलें, मैं चेक तो करूँ कि कौन कौन अवेलेबल है। सुहेल मेरा ख्याल है शायद प्रेजेंट है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। चलिए आसिफ साहब आप बताएं। जी जी सुहेल, ये बताइएगा कि इन चारों में से कौन से एक जैसे लगते हैं आपको? कौन से दो हैं जो एक जैसे लगते हैं? कॉन्सेप्चुअली, राइटिंग के हवाले से नहीं, उसके फोनेटिक्स में नहीं बात कर रहे हम। कॉन्सेप्चुअली दोनों इनमें से कौन से दो वर्ड्स एक जैसे हैं? चलें, चलें आसिफ साहब, आप भी बताएंगे कौन से दो एक जैसे हैं इसमें? और ये बात याद रखें, हम फोनेटिक्स की बात नहीं कर रहे, हम के बोलने में एक जैसे हैं, हम कॉन्सेप्चुअली बात कर रहे हैं कौन से एक जैसे हैं।
दो वेरिएंस और कोवेरिएंस आपने बात की। चलें, आप बताइएगा, बाकी तीनों में से कोई एक बता दें। कोई कोई आइडेंटिफाई कर दे जो एक जैसा हो। चलें, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। चलें, अब मैं लिखता हूँ, ये तीन लफ्ज़ लिख रहा हूँ, इन तीन लफ्ज़ों को ना आपने हमेशा याद रखना है। दैट सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? दूसरा वर्ड है डिस्पर्शन और तीसरा वर्ड है एसोसिएशन। इनको अब मैं कौन सा कलर दूं कि आप इनको भूलें ना? रेड कलर कर दूं और थोड़ा जूम भी कर देते हैं और अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये तीन लफ्ज़ हैं, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन और एसोसिएशन। सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर्स होते हैं ना, वो होते हैं जी मीन, मीडियन, मॉड, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या है? एवरेज बिहेवियर, एवरेज क्या है डेटा की। डिस्पर्शन क्या होती है जी? डिस्पर्शन होती है जी डिविएशन फ्रॉम मीन, डिविएशन फ्रॉम मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस आर मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एसोसिएशन जो है ना, वो को मूवमेंट के मेजर होते हैं। कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन आर मेजर्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक हो गया? इन बातों को ना अच्छी तरह याद रखना है। कोवेरिएंस और कोरिलेशन एक ही बात है, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस एक ही बात है। वेरिएंस और कोवेरिएंस नाम फोनेटिक्स में एक जैसा है, लेकिन ये दोनों 180 डिग्री चीज़ें हैं। वेरिएंस और कोवेरिएंस में कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर का भी, कॉन्सेप्चुअली। करें जी, अब हम आते हैं जी एक्सेल शीट में और हम कैलकुलेशन करते हैं। तो जी, राइट, कोवेरिएंस, जी हमने बात की थी ना प्रीवियस। बिल्कुल ठीक है जी, एसोसिएशन और रिलेशनशिप एक ही बात है जी, बिल्कुल ठीक है। और इसमें एक बात क्या माइंड में आई थी, दैट निकल गई माइंड से। चलें, याद आती है तो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी आपने यही याद रखना है, कोवेरिएंस और कोरिलेशन को मूवमेंट और एसोसिएशन के मेजर है। स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस डिस्पर्शन के मेजर है, डिविएशन फ्रॉम मीन के मेजर है। तो हम दो वेरिएबल्स ले रहे हैं और मैं ना इनकी ऑब्जर्वेशंस को कम कर देता हूँ मज़ीद, ताकि आसानी रहे समझने में। बल्कि इससे भी पहले एक और चीज़ करते हैं जी। वेरिएबल, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल
सेंटर्ड वेरिएबल, ये तीन मैंने वेरिएबल्स लिखे हैं। पहले वाला एक्चुअल वेरिएबल है, दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल है और तीसरा सेंटर्ड वेरिएबल है। अब इसमें डिफरेंस देखते हैं जी क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक्सेल में आता हूँ, मैं किसी एक पे वर्किंग कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल वेट पे वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ जी एवरेज वेट। एवरेज क्या है 130 एंड वेट अगर मैंने इस वेरिएबल को सेंटर्ड करना है ना, सेंटर्ड वेरिएबल, तो मैंने क्या करना है, मैंने हर एक ऑब्जर्वेशन में से ना मीन को माइनस कर देना है। तो ये जो नया कॉलम क्रिएट होता है ना, ये सेंटर्ड वेरिएबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंटर्ड वेरिएबल जी, राइट। और इसके बाद अब मैं कैलकुलेट करता हूँ जी स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन इसी डेटा की, और अगर मैं सेंटर्ड वेरिएबल को डिवाइड कर दूं स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, तो ये स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कहलाता है। डिफरेंस समझ आ गया जी तीनों में? एक है एक्चुअल वेरिएबल, एक है सेंटर्ड वेरिएबल और एक है स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल। तो मीन क्या था? मीन तो 130 था ना। तो अब मैं आपको ना कुछ ग्राफ्स बना के दिखाता हूँ कि इस सारे मसले में ना, इस सारी चीज़ों में फ़र्क क्या आया है। तो मैं सबसे पहले वर्किंग करता हूँ, this is actual weight, this is centered weight, this is standardized weight, this is average weight। तो इंसर्ट पे जाने से पहले हम करते हैं जी मीन को सिलेक्ट, बल्कि हम करते हैं एक्चुअल वेरिएबल और सेंटर्ड वेरिएबल को सिलेक्ट। क्या फ़र्क है दोनों में? जी क्या फ़र्क है दोनों में? ब्लू लाइन एक्चुअल है और येलो लाइन जो है, ऑरेंज लाइन, वो सेंटर्ड है। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मौजूद हैं? हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? थके तो नहीं है आप लोग? हाँ जी स्कॉलर्स, कैसे हैं आप लोग? थके तो नहीं हैं? फ्रेश हैं?
पक्की बात है? चले, तो कहाँ तक बात हुई थी, कहाँ तक सुना था आपने? चलें, सेंटर्ड था। चलें दोबारा से कैलकुलेट करते हैं जी। तो सेंटर्ड वेरिएबल तो क्लियर हो गया जी। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है, आपसे शेयर कर दी जाएगी। तो चलें हम स्टार्ट से कर लेते हैं। चलें, ये आपके पास एक वेरिएबल है जो कि वेट है। ओके ओके ओके, लेट मी शेयर इट। जी शेयर हो गई है जी स्क्रीन। चलें, स्क्रीन शेयर्ड है, होप्स ओके शेयर्ड है। ओके, दोबारा से वर्किंग करते हैं। हमने एक वेट का सेंटर्ड वेरिएबल क्रिएट करना है और एक वेट का स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एवरेज कैलकुलेट की। इस वेट के 20 नंबर्स की एवरेज है 130 और मैंने हर एक इंडिविजुअल नंबर में से इस वेट का जो मीन है माइनस कर दिया। ठीक है जी, फ्रीज किया और माइनस कर दिया। तो ये आपके पास सेंटर्ड वेट कैलकुलेट हुआ। इसके बाद मैंने इस सेंटर्ड वेट को डिवाइड किया स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं था, उसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है जी? 11.98 पाउंड। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि मीन का और स्टैंडर्ड डिविएशन का यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होता है जो डेटा का होता है। तो ये 112 पाउंड है वेट। ये एवरेज वेट भी 130 पाउंड है और 130 वन स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो 11.98 पाउंड के इक्वल है। तो स्टैंडर्डाइज्ड वेट will be equal to centered number divided by standard deviation। तो ये आपके पास सेंटर्ड वेरिएबल आ गया। तीसरी चीज़ मैं ये करने लगा हूँ कि मैंने यहाँ पर ना एक मीन का कॉलम बना दिया है। चलो, अब मैं क्या करने लगा हूँ जी? अब मैं ना इनमें रिलेशनशिप को समझने के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ करने लगा हूँ। ये एक W एक्चुअल है और ये W सेंटर्ड है। मैंने एक लाइन ग्राफ ड्रॉ किया। क्या समझ आती है इससे? ब्लू लाइन एक्चुअल वेट की है और येलो ऑरेंज लाइन सेंटर्ड वेट की है। दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, और लाइन का पैटर्न कैसा है? zigzag। राइट। और जो हम ओवरऑल कर सकते हैं कंक्लूड के पैटर्न में कोई चेंज नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सिंपली ये हुआ कि ये लाइन 130 केजी नीचे शिफ्ट हो गई है क्योंकि हमने इसमें से मीन को माइनस कर दिया था ना। तो अगर हम इसको और अच्छा समझना चाहें ना तो मीन और सेंटर्ड वेरिएबल को प्लॉट कर लेते हैं। यानी ये लाइन है ना, ये माइनस हुई है इस ब्लू लाइन में से, तो एक नई जो है ना लाइन क्रिएट हुई है जो कि सेंटर्ड है।
बात समझ आई है? अच्छा, अब हम क्रिएट कर लेते हैं जी इसमें से बार बार चेंज करने की बजाय ना हम एक ही बार ड्रॉ करते हैं जी। तो यहाँ पर हमारा ऊपर वाली लाइन है जी एक्चुअल वेट की, और ये है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड वेट। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड वेट ज़रा फर्क पे कीजिएगा, ये सेंटर्ड नंबर है और ये स्टैंडर्डाइज्ड नंबर है, क्या फ़र्क है दोनों में? हाँ, इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है ना उसका मीन से वो कम हो रहा है, जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है, और रिलेटिवली अभी भी देखें छोटे छोटे जंप्स मौजूद हैं, लेकिन उन जंप्स का मैग्नीट्यूड छोटा हो गया है, क्योंकि अब वो डेटा स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है जी, इस कॉन्सेप्ट को इतने ही रखेंगे, ये फार्मूलाज मैं वहाँ पर लिख देता हूँ। तो सेंटर्ड वेरिएबल और डेटा किसके इक्वल होता है जी? एक्चुअल डेटा माइनस मीन। और स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल किसके इक्वल होता है? एक्चुअल डेटा माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। ये बात क्लियर हो गई जी? एक्चुअल डेटा, सेंटर्ड डेटा और स्टैंडर्डाइज्ड डेटा। जी क्लियर है ये बात? ओके, चलें जी। और हिम्मत भी मौजूद है? पक्की बात है, सब में मौजूद है? देख लें, क्या कहते हैं आप लोग? दो चीज़ें हमारी रहती हैं, तो दोनों कर लें, एक कर लें, या दोनों ही ना करें? क्या कहते हैं आप लोग? जी खामोश हो गए। ओके, तो बाकी स्टूडेंट्स क्या कहते हैं जी? दोनों चीज़ें कर लें, या एक कर लें, या दोनों स्किप कर दें? चलें एक कर चलें थियोरेटिकल कर लेते हैं, जो डेटा वाली हम कमिंग क्लास में करेंगे। तो बस मैंने एक छोटी सी ना आउटलाइन आपसे साथ प्रिपेयर करनी है, कोई 5-6 पॉइंट्स की, जो आपके पास AMJ पार्ट 2 है, दैट इज़ रिसर्च डिज़ाइन। पेपर में आपके क्वेश्चन भी होगा इसका। तो इसका ना जो फर्स्ट रिसर्च, जी क्या क्वेश्चन है? स्क्रीन नहीं आ रही? अ, हाँ, स्क्रीन शेयर्ड है, आप चेक कर लें। चलें आप लिखते जाएं जी फिर, कि हमने आउटलाइन बनानी है, मैच रिसर्च क्वेश्चन विद रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है जी, रिसर्च क्वेश्चन विद रिसर्च डिज़ाइन। सेकंड है आपके पास मेजरमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन, और थर्ड है आपके पास मॉडल स्पेसिफिकेशन। आपको ये आर्टिकल गाइड करता है
कि आपने 3 चीज़ों को ना फुलफिल करना है एक अच्छा रिसर्च डिज़ाइन बनाने के लिए। प्री requisites of a good research design। अच्छा, अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वन वेरिएबल ऑन सेकंड, लेकिन आप उसे कोरिलेशन और स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन पे एक्सप्लेन करना शुरू कर दें, इसका मतलब है कि आपका रिसर्च डिज़ाइन और रिसर्च क्वेश्चन अलाइंड नहीं है। आपका रिसर्च क्वेश्चन जो भी है, रिसर्च डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए जिससे वो क्वेश्चन आंसर हो सके। तो इसमें ना एक इन्होंने बात की है, बल्कि इसको डिटेल में कमिंग क्लास में कर लेंगे, ब्रीफली कर लेते हैं। सेकंड है जी मेजरमेंट और एंड ऑपरेशनलाइजेशन। ये क्या होती है जी मेजरमेंट और ऑपरेशनलाइजेशन, क्या माइंड में आता है? टूल, इट इज मेजरमेंट लेटेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी, इट इज इसका मतलब क्या है कि हाउ टू मेजर लेटेंट वेरिएबल्स। जो लेटेंट वेरिएबल्स होते हैं ना, जो कि डायरेक्टली मेजर नहीं हो सकते, आप, आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, फीलिंग्स हैं, आपने उन्हें कैसे मेजर करना है, दैट इज मेजरमेंट एंड ऑपरेशनलाइजेशन। नेक्स्ट आपके पास मॉडल स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। आप कह रहे हैं जी, क्या कह सकते हैं जी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, कि जो आपकी रिग्रेशन इक्वेशन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ना, वो कैसे हैं, वो ठीक होने चाहिए। जो हम बार बार लिखते हैं ना, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा 1 x1 बीटा 2 x2, ये ठीक होना चाहिए। तो ब्रीफली इसको यहीं तक रखते हैं, कमिंग क्लास में फिर इसी पे बात करेंगे। तो आज की क्लास में जो हमने बातें की हैं उन्हें रिकैप करते हैं जी। हमने बात को स्टार्ट किया जहाँ पर प्रीवियस क्लास में बात की थी, देयर आर सम sample numbers which are called sample statistics which are calculated from any formula. We use hypothesis testing to reach the population parameter of same statistic। जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करते हैं, इसकी 4 अप्रोचेज हैं। टेस्ट स्टैट अप्रोच है, पी वैल्यू अप्रोच है, ये दोनों कलेक्टिवली पॉइंट एस्टिमेशन कहलाती हैं। और इनका आर्गुमेंट ये है कि एक सिंगल नंबर ही पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होता है। हम डिसीजन करते हैं टेस्ट स्टैट में किसी बेंचमार्क से, टी के बेंचमार्क हमने देखे, और बहुत सारी टेस्ट स्टैट्स हैं जिनके बेंचमार्क्स पता करना ज़रूरी नहीं है आपके लिए। यू आर नॉट रिक्वायर्ड और बाउंड टू मेमोराइज देम। नेक्स्ट आपके पास है जी कि आपने हर एक का डिसीजन क्राइटेरिया याद करना होता है, फिर आपने डिसीजन करना है सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। इसका एक मिरर इमेज है पी वैल्यू। पी वैल्यू में आपने 3 क्राइटेरिया देखना है, और इन तीनों का टी का हमने क्राइटेरिया लिखा है क्योंकि टी जो है ना वो मोस्ट वाइडली यूज्ड टेस्ट स्टैट होती है। इसके बाद हमने देखा जी कि एक फार्मूला है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर के स्टैंडर्ड एरर से डिवाइड कर दिया जाए तो वो टी स्टैट कैलकुलेट होती है, लेकिन वो होती उसी नंबर की है। तो बीटा की भी टी स्टैट कैलकुलेट हो सकती है, कोरिलेशन की भी हो सकती है। इसके बाद हमने बात की कि जो टोटल चेंजेस होती हैं ना, वो 100% होती हैं। उसमें जो एरर के चांसेस हैं प्लस कॉन्फिडेंस, वो टोटल चेंजेस के इक्वल होते हैं। और तीनों बेंचमार्क्स के साथ हमने लिंक किया, 5% एरर है तो 95% आपका कॉन्फिडेंस होगा। इंटरवल एस्टिमेशन का आर्गुमेंट ये होता है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है ना, वो एक सिंगल नंबर नहीं है, वो एक रेंज है नंबर्स की।
और नंबर की रेंज के अंदर अगर आपका जीरो नहीं आता, जीरो नहीं आता, जीरो कब नहीं आएगा? जब ये साइन जो है वो सेम होंगे, तो आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इस रेंज के अंदर जीरो आ गया, इसका मतलब है आपके रिजल्ट इनसिग्निफिकेंट है। जीरो लाइज बिटवीन LLCI एंड ULCI। इसके बाद हमने एक रिग्रेशन इक्वेशन को एस्टिमेट किया, उसके कोफिशिएंट्स को देखा, उनकी इंटरप्रिटेशन को देखा। आर स्क्वायर आपकी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल है ड्यू टू ऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इसे एक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहा जाता है। जो रिमेनिंग वेरिएशन एक्सप्लेन नहीं हो पाती फ्रॉम अदर फैक्टर्स, दैट इज वन माइनस आर स्क्वायर, उसे हमें अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहते हैं। एफ वैल्यू और टी वैल्यू में क्या फ़र्क है जी? एफ वैल्यू आपकी ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस को बताती है, टी वैल्यू इंडिविजुअल वेरिएबल की कोएफिशिएंट की सिग्निफिकेंस को बताती है। एक आपके पास सिंपल रिग्रेशन है, एक मल्टीपल रिग्रेशन है। ये सारे का सारा रिग्रेशन OLS रिग्रेशन कहलाता है। और ये ऑर्डिनरी लीस्ट क्यों कहलाता है? क्योंकि जो एस्टिमेटेड लाइन होती है ना, उससे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स का जो स्कैटर में शो होते हैं उनका डिस्टेंस कम हो जाता है, और जो डिस्टेंस रह जाता है रिमेनिंग एरर, उसे अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन कहा जाता है, एरर टर्म कहा जाता है। हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप्स देखी हैं। हमने कुछ स्टैटिस्टिकल नंबर हैं, इन्हें क्लियर किया है कि ये कुछ सेंट्रल टेंडेंसी के मैयर हैं, कुछ डिस्पर्शन के मैयर हैं, कुछ एसोसिएशन के मैयर हैं। ये दोनों आंसर गलत थे और ये आंसर ठीक था। तो इसके बाद हमने स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल और सेंटर्ड वेरिएबल को देखा, ये क्या होते हैं। AMJ पार्ट 2 जो है रिसर्च डिज़ाइन पे हमने बात की। दो चीज़ें हमारी रह गई हैं डिटेल में, इस आर्टिकल को हमने डिस्कस करना है और इस पर एक हमने कंप्लीट डिस्कशन करना है, इनके डिफरेंस बिटवीन दीज फोर कॉन्सेप्ट्स। तो आज की डिस्कशन मेरा ख्याल है काफ़ी हो गई है, यहीं तक रखते हैं। कोई मेजर कन्फ्यूजन है तो बता दें। जी ठीक है।